हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम डेली लेके आते हैं करंट अफेयर्स जो इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, द हिंदू से कवर किए जाते हैं। और हमारा उद्देश्य रहता है कि ऐसे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करना जिससे आपको यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में, चाहे आप प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, हर स्तर पर आपकी मदद हो पाए। साथ ही हम यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और साथ ही वहाँ पर आपको 5 एमसीक्यू मिलते हैं इस पीडीएफ में करंट अफेयर के साथ, प्लस 2 मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न भी मिलते हैं जिसका हम वीडियो भी डिस्कस करते हैं। आज के कौन से आर्टिकल यहाँ पर हम चर्चा करेंगे उसके बारे में देखें। प्रीलिम्स संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, पाकिस्तान संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, उन्हें हम एक साथ देख लेंगे। जैसे जो पहला आर्टिकल है पाकिस्तान की आर्थिक जीवन रेखा के बारे में, कि हाल ही में पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन लिया है और जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है उसकी जो खस्ता हालत है उस संबंधी ये आर्टिकल है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीएस पेपर 2 में भारत और जो उसके पड़ोसी देश हैं वह मुख्य परीक्षा का हिस्सा है, तो उससे जोड़कर हम यहाँ पे, साथ ही आंतरिक सुरक्षा के मामले को जोड़कर यहाँ पे पहला आर्टिकल, फिर चौथा आर्टिकल को साथ में हम देखेंगे, और ये मुख्य परीक्षा में दूसरा आर्टिकल, इन तीनों को मिलाकर हम देख लेंगे। फिर हम बात करेंगे दूसरा आर्टिकल यहाँ पर परंपरागत चिकित्सा के मित्र समूह या जीएफटीएम की जो परंपरागत चिकित्सा होती है वह क्या होती है, उससे संबंधित जो डेवलपमेंट है वो देखेंगे। जीएफटीएम की जो बैठक हुई है उसका क्या रिलेवेंस है, पीआईबी में आया था, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। तीसरा वायु गुणवत्ता की गुत्थी के बारे में समझेंगे कि आखिर एयर क्वालिटी या एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट है या असेसमेंट है उससे संबंधित भारत की जो विदेशों में निर्भरता है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही कुछ टूल्स को भी समझेंगे जो एयर क्वालिटी के संबंध में, जो सफ़र है, ग्रैप है, एयर क्वालिटी इंडेक्स एनएएमपी है, इन सबको देखेंगे। निर्माण क्षेत्र में वृद्धि के बारे में द हिंदू में आर्टिकल आया था। द्वितीय क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है और जो चैलेंज है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। भारत की आज़ादी जनगणना, हालांकि इसके बारे में कई बार डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन जो नए पॉइंट्स हैं हम यहाँ पर देखेंगे। और टीएफआर बेसिकली अगर आप देखें रजिस्ट्रार जनरल का जो एक रिसर्च है, सर्वे है, उसमें पाया गया कि जो कुल टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 बनी हुई है। तो ये क्या होती है, आईएमआर क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, एमएमआर क्या होता है, इन सबको भी थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल हानिकारक सामग्री उत्पन्न करने के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। नाजुक शांति स्थिति पाकिस्तान का है, इसे तो हम सारे आर्टिकल देख ही लेंगे। साथ ही तीसरा आर्टिकल भी पाकिस्तान संबंधित है, तो हम लास्ट में पाकिस्तान संबंधित सारे आर्टिकल को कंबाइन देखेंगे। तो पहला जो आर्टिकल हम बात करेंगे परंपरागत चिकित्सा मित्र समूह के बारे में, कि आखिर ये है क्या। और ये आर्टिकल, हालांकि इसके ये आर्टिकल जो है पाकिस्तान संबंधी, उन्हें हम साथ में चर्चा कर लेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है बेसिकली अगर आप देखेंगे बात करता है कि जो परंपरागत चिकित्सा के मित्र समूह हैं उनकी हाल में बैठक हुई है। अब इस संबंध में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या बातें रही हैं, उनको भी हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर जो परंपरागत मेडिसिन होती क्या है, आखिर ये है क्या। तो परंपरागत मेडिसिन के बारे में अगर आप बात करें तो उस प्रकार की चिकित्सा प्रणाली को कहा जाता है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, प्राचीन काल से, और अनुभव, परंपरा, लोक ज्ञान के आधार पर होती है। बेसिकली अगर आप देखें, आप सुनते हो जड़ी बूटी के बारे में सुनते होंगे, फिर ध्यान के बारे में, ध्यान, योगा, तो जो ट्रेडिशनली भारत में चिकित्सा के संबंध में चला आ रहा है सिस्टम, उसे परंपरागत चिकित्सा बोला जाता है भारत के संदर्भ में। अब जो परंपरागत चिकित्सा होती है उसकी विशेषताएं देखें तो पहला तो अगर हम बात करें तो पहला तो होता है क्या, प्राकृतिक आधार पर होती है। बेसिकली क्या, जो भी जड़ी बूटियाँ हैं, औषधि पौधे हैं, तेल हैं, खनिज हैं, जो नेचुरली पाए जाते हैं उनसे संबंधित होती है। दूसरा उनका उपयोग होता है, साथ ही समग्र दृष्टिकोण से संबंधित होती है। समग्र दृष्टिकोण ये सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करती बल्कि शरीर, मन, आत्मा तीनों का संतुलन बना के रखती है। फिर स्थानीय जो ज्ञान है उस पर आधारित होती है, स्थानीय ज्ञान आधारित होती है। जैसे आप किसी ट्राइब एरिया में जाएंगे तो उनके जो तरीका होगा इलाज करने का, उनका जो तरीका होगा रोगों को ठीक करने का, वो उनका स्थानीय विशेष तरीका होगा। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखती है। साथ ही यहाँ पर एक किफ़ायती सुलभ होती हैं, तो ये तो बात हो गई कि जो परंपरा का ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है उसके बारे में। भारत में अगर इसके बारे में देखें तो आयुर्वेद के बारे में जानते होंगे। आयुर्वेद एक तरह से ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करता है। फिर यूनानी है, 4 तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी
के बारे में बात करता है, सिद्धा है, योगा है, होम्योपैथी है। ये बेसिकली भारत में क्या है, अलग अलग जो परंपरागत चिकित्सा प्रणालियाँ हैं। साथ ही अगर आप देखें इनका इंपॉर्टेंस ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की जो उपलब्धता है उसको, फिर चाहे जो गैर घातक जो दीर्घकालीन रोग के उपचार में भी हेल्प करते हैं। WHO भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इनको प्रमोट कर रहा है। अब इस संबंध में WHO के बारे में देखा, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी कहाँ पे, जामनगर में, जामनगर गुजरात में। यहाँ पे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य किया गया। तो सरकार का पर्पज ये है कि जो भारत में चिकित्सा व्यवस्था है उसको, जो भारत की प्राकृतिक चिकित्सा व्यवस्था है उसको जोड़ दिया जाए, और उसको जोड़ दिए जाने से क्या है, इलाज काफ़ी सुलभ हो जाएगा, इलाज कम दर में हो जाएगा। अब इस संबंध में बहुत सारी मीटिंग्स भी होती हैं। अब हाल में क्या हुआ है कि 9 मई 2025 को आप देखेंगे, 9 मई 2025 को भारत के स्थानीय मिशन PMI जिनेवा में बैठक हुई, जिसका उद्देश्य क्या था कि परंपरागत चिकित्सा पर वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाना। भारत द्वारा स्थापित GFTM ने WHO सदस्य देशों के बीच परंपरागत चिकित्सा प्रणाली के समर्थन के लिए मंच के रूप में विकास किया है। अब GFTM बेसिकली है क्या, तो भारत ने क्या किया, 2023 में आप देखेंगे एक अनौपचारिक संगठन की शुरुआत की। अब इसका बेसिकली पर्पज ये था कि WHO सदस्य जो हैं वो परंपरागत चिकित्सा को उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करें या उसका अवसर दें। तो ये पर्पज क्या था, GFTM का पर्पज था। ठीक है, कि जो भी WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हैं, ये जो परंपरागत चिकित्सा प्रणाली उसको इंटीग्रेट करें, तो ये इसका पर्पज था। और उसकी 6ठी बैठक हाल में जिनेवा हुई, तो उसमें भारत ने जो इसका योगदान है, इसकी इंपॉर्टेंस है, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था जो हमने देखा। फिर हम बात करेंगे अगले आर्टिकल पर बात करेंगे किसके बारे में, वायु गुणवत्ता की जो गुत्थी है उसके संबंध में आर्टिकल है। बेसिकली अगर आप देखें तो भारत ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप फंडिंग, बहुत सारे ऐसे द्वितीय क्षेत्र के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए मिशन लॉन्च किए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे भारत ने कोई भी जो वायु गुणवत्ता को मेजर कर सके या वायु गुणवत्ता के लिए बेहतर कार्य कर सके, उस पर अगर आप देखें आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की है। उस संबंध में यह आर्टिकल कहना चाह रहा है। हालांकि अगर आप देखें भारत में बहुत सारे सफ़र है, ग्रैफ, इन सब के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसको हम थोड़ा सा भी देखेंगे यहाँ पर। लेकिन बेसिकली आर्टिकल का मानना यह है, मुद्दा यह है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो अन्वेषण है, चंद्र मिशन है, सार्वजनिक डिजिटल संरचना है, सभी में अद्वितीय सफल हासिल की। लेकिन इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं अछूता रहा है, जिसमें कारण ये दिया जाता है कि भारत का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें 0.7% के आसपास ही भारत सरकार उसमें फंड करती है। और जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो कहाँ से ऐसे टूल्स का विकास हो पाएगा। इस पर हमारी लगातार जो आयात पर निर्भरता है वह बनी रहेगी। ठीक है, हालांकि कुछ अब देखिए स्वदेशी परियोजना जैसे सफ़र है, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली है, NCE पे है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसको अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के पक्ष में कम उपयोग, कम फंडिंग का सामना करना पड़ा है। अब ये सारी बातें हो गई। अब बात हम करें कि क्या भारत में वर्तमान में क्या सिचुएशन, उसके बारे में थोड़ा सा देखें। तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कि भारत में सफ़र है। सफ़र के बारे में देखें तो सफ़र का मतलब सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो क्या करता है, रियल टाइम वायु गुणवत्ता की जानकारी देता है, रियल टाइम वायु गुणवत्ता की जानकारी देता है, और 1 से 3 दिन वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी इसका फोरकास्ट भी करता है, जिससे IITM प्लस IMD द्वारा विकसित किया गया है और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। फिर वहीं हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात होती है, NAQI के बारे में, जो 8 प्रदूषकों को बेसिकली क्या करता है, मेजर करता है कि इसके 8 प्रदूषकों को। तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे याद रखना है। और किसके अंतर्गत देखा जाता है, CPCP के अंतर्गत इसे मैनेज किया जाता है और 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। फिर हम बात करेंगे AQI मॉनिटरिंग की, इसकी AQI मॉनिटरिंग के बारे में बात करें तो ये भी भारत के लगभग 400 शहरों में मोबाइल मॉनिटरिंग स्टेशन है, वायु गुणवत्ता की निगरानी करते हैं, और CPCB और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा संचालित है। ठीक है, फिर इसके अलावा आप जानते होंगे समीर ऐप के बारे में, आपने नाम सुना होगा, समीर ऐप नागरिकों को जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसका स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंध में क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है, इस संबंध में जानकारी प्रदान करता है। जो समीर ऐप है ये भी आप देखें किसने डेवलप किया है, CPCB द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, साथ ही अगर आप देखें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर क्या देख ली, इसके बारे में देख ली। ठीक, अब हम बात करें तो इतने सारे जो सफ़र है, NAQ है, AQI, समीर पे बहुत सारे ऐसे सिस्टम यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक कॉमन नाम आपको मिलेगा CPCB के बारे में थोड़ा सा देखें तो CPCB के बारे में आप क्या पाएंगे, CPCB कहीं ना कहीं अगर आप देखें इसको गठित किया गया था किसके अंतर्गत, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 के अंतर्गत इसे गठित किया गया था CPCB को, जो पोल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए बॉडी थी। फिर बाद में इसको जो शक्तियाँ दी गई 1981 वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम
अधिनियम 1981 के तहत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और यह पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में प्रदूषण की निगरानी करना, नियंत्रण करना, उसकी रोकथाम करने का कार्य सीपीसीबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा कुछ पहले भी हैं, जैसे आप देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स है सीपीसीबी के द्वारा पहल की, जिसके बारे में बताया। ग्रेप के बारे में आपको पता होगा कि जो दिल्ली एनसीआर रीजन है उसका जो पोल्यूशन संबंधी जो स्तर है उसके लिए यहाँ पे ग्रेप को शुरू किया गया था। फिर ई ट्रैक के बारे में आपको पता होगा, जो पोल्यूशन कचरे की निगरानी करता है। तो इस तरह से बहुत सारी इसकी पहल भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं जिनकी शुरू की गई है। तो ठीक है, ये आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ेंगे और हम बात करेंगे पाकिस्तान में अपने बुनियादी ढांचों के बारे में। तो ये वाला आर्टिकल लास्ट में हम देखेंगे, जब पाकिस्तान का जब हम आर्टिकल देखेंगे उसी दौरान ये वाला भी आर्टिकल वहीं पे कवर कर लेंगे। अगले आर्टिकल हम बात करें निर्माण क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा, इस संबंध में ये आर्टिकल बोलना चाह रहा है, इस संबंध में आर्टिकल यहाँ पे आया है। अब अगर हम बात करें निर्माण क्षेत्र के बारे में तो आप पाएंगे कि भारत में वर्तमान में क्या समस्या है। भारत का जो निर्माण क्षेत्र है, वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसमें बदलाव, R&D और बढ़ते भू आर्थिक जो प्रतिस्पर्धा का रणनीतिक दबाव दिख रहा है। आपको पता है कि दुनिया में चाहे चीन हो चाहे US हो और जितनी बड़ी इकोनॉमी है, उनका जो मेन जो स्ट्रॉन्ग फीचर है वो कहीं ना कहीं उनका द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र होता क्या है? द्वितीय क्षेत्र के बारे में अगर देखें तो जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में जब बदला जाता है, रॉ मटेरियल को, अगर देखें कच्चे माल को फिनिश गुड्स में अंतिम भाग में जो बदलने का काम होता है वो द्वितीय क्षेत्र द्वारा होता है। फिर उसमें आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन आ जाता है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आ जाती है, स्टील आ जाता है। तो बहुत सारे अगर देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर, ये सब आ जाती है, ये सब द्वितीय क्षेत्र का पार्ट होता है। भारत में समस्या ये रही कि 1991 में जब से LPG आया उसके बाद अगर आप देखें तो जो भारत का जो रुझान द्वितीय क्षेत्र की जगह तृतीय क्षेत्र पर हो गया, टर्शियरी सेक्टर पर हो गया, सेवा क्षेत्र पर हो गया और सेवा क्षेत्र का विकास हो गया। लेकिन जो 20% से 24% के बीच जो योगदान द्वितीय क्षेत्र का उतना ही बना रहा, उससे यहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, ज़्यादा रोजगार सृजन नहीं हो पाया और ये कहीं ना कहीं समस्या बनी रही। हालांकि उसमें और भी समस्याएं जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्याप्त ना होना, AI जो आधुनिक तकनीकी उनका एकीकरण ना होना, स्किल बेस्ड एजुकेशन ना दिया जाना, ये सारी समस्याएं रही हैं। लेकिन बात है यहाँ पे कि कुछ स्कीम्स भी सरकार ने शुरू की हैं, जैसे आपने देखा होगा मेक इन इंडिया की स्कीम सरकार ने 2014 में शुरू की और देश में स्वदेशी उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए बात की यहाँ पर। फिर राष्ट्रीय निर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम NMCP की शुरुआत की। फिर इसके अलावा PLI प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात की 2023 में, जहाँ पे ऐसे सेक्टर को टारगेट किया गया जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, फार्मास्यूटिकल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, जहाँ पर ज़्यादा लोगों को रोजगार भी दिया जा सके तथा अर्थव्यवस्था में जो द्वितीय क्षेत्र का योगदान है इसमें वृद्धि की जा सके। अब इसमें बहुत सारे कारण भी दिखाई देते हैं। भारत में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है आप देखेंगे 0.7% R&D भारत करता है। वहीं इसकी तुलना में अगर आप देखेंगे दक्षिण कोरिया के बात करें, दक्षिण कोरिया यहाँ पर 3.5% खर्च करता है। अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका अपनी इकोनॉमी का 2.8% जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। ये सारी समस्याएं भारत में देखने को मिलती हैं और जो कहीं ना कहीं बड़ा कारण है। अब इस वजह से अगर आप देखेंगे तो वैश्विक विनिर्माण है उसमें भारत का योगदान 2.7% है। ठीक है, और 2 लाख करोड़ से अधिक, हालांकि सरकार ने PLI योजना में क्या है निवेश आकर्षित किया है इसके तहत। ठीक है, तो हालांकि कुछ सरकार यहाँ पे जो PLI जैसे स्कीम्स उसमें कुछ ना कुछ फायदे यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये समस्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अगले आर्टिकल पर बात करें भारत की जाति जनगणना के बारे में। देखिए हालांकि इस पर बहुत सारे आर्टिकल हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए 1872 में सबसे पहले जनगणना होती है मेयो के टाइम पे जातिगत जनगणना ही होती है, लेकिन जो व्यवस्थित जनगणना बेसिकली बात का 1881 से होती है लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और जो जनगणना होती है इसमें ऐसा पता चलता है लगभग 26 करोड़ के आसपास उस टाइम पे जनसंख्या थी, और वो जो जनसंख्या बेसिकली जातिगत और हर तरह के आंकड़े वहाँ पे भी एकत्रित किए गए थे। ठीक है, ये तो बात होगी उसके बारे में। फिर उसके बाद आप आएंगे 1931 में, लास्ट में आज़ादी के पहले अगर देखो 1931 में जो जनगणना हुई जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई। तो भारत में जो जनगणना होती थी उसमें SC ST का जो डाटा है उसको सेपरेट कलेक्ट कर लिया जाता था, बाकी जो जाति के आधार पर जनगणना नहीं होती थी। 2011 में जो जनगणना हुई जिसको बोला गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SEC, और उसमें बेसिकली जाति संबंधी आंकड़े तो एकत्रित किए गए, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई, कुछ विवाद पाए गए, जिस वजह से उनको पब्लिश नहीं किया गया। अब उसमें एक और बात आती है, भारत में लगभग 46 लाख जाति हैं। अब यह मुद्दा क्यों उठा कि हाल में जो केंद्र सरकार है उसने जाति जनगणना है उसको मंजूरी दी है। अब उसमें प्रश्न यह उठता है कि भारत में क्या जाति के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जाना संभव है? अगर 46 लाख भारत में जातियां हैं तो इन जातियों को कैसे किसी भी स्कीम का लाभ दिया जाएगा? अगर मान के चलिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 4600 वैकेंसी ही निकलती हैं तो
फेज में किसको प्राथमिकता दी जाएगी, इतनी जातियाँ हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे चैलेंज निकल के सामने आ रहा है और जो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पे बात करें तो भारत में नीड क्या है, समावेशन की आवश्यकता है। इस संबंध में ये जो जनसंख्या जाति जनगणना की जा रही है, आपको पता है 10% EWS आरक्षण दिया गया है, 27% OBC आरक्षण दिया गया मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर। फिर आप देखेंगे कि जो 8% अगर हम 16% देखेंगे, टोटल 51% के आसपास, 50% के आसपास रिजर्वेशन हो जाता है। और इसे हालांकि इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन EWS का प्रावधान सरकार 103 संविधान संशोधन में लेके आई और ये आरक्षण का लाभ 60% हो, किसी किसी राज्य में 70% के आसपास भी है। और हाल में एक चीज़ और देखने को मिली जो डेवलपमेंट है, बिहार का जाति सर्वेक्षण हुआ, 215 जातियों को वहाँ पे कवर किया गया और पता चलता है कि वहाँ पे 63% की जनसंख्या OBC की है। सरकार का पर्पज ये है कि आंकड़े एकत्रित किया जाएंगे तभी ये पता चल पाएगा कि योजनाओं का लाभ टारगेटेड ग्रुप को, लक्षित समूह को मिल पा रहा है या नहीं। और इसलिए यहाँ पे जाति जनगणना संबंधी यहाँ पे सवाल आए थे या मतलब कि आर्टिकल आया था। फिर हम बात करेंगे अगले आर्टिकल की और बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे हम प्रजनन दर के बारे में। भारत में कुल TFR 2.1 देखी गई है उसके बारे में। अब कुल प्रजनन दर बेसिकली होती क्या है, TFR के बारे में अगर देखें, TFR क्या होता है? कुल प्रजनन दर वह औसत संख्या होती है जितने बच्चों को एक महिला अपने जीवन काल में जन्म देती है। और सपोज करिए ये एक महिला है, दूसरी महिला, इस तरह से अगर आप देखें 2 महिलाएं हैं पूरे एक देश में, एक महिला कि पूरे अपने जीवन काल में 2 बच्चों को जन्म दी, दूसरा अपने जीवन काल में 3 बच्चों को जन्म दी, तो एवरेज अगर देखें TFR क्या कहलाएगा, 2.5 कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 2 5/2 5/2 यहाँ पर आए कितना 2.5, इसलिए दशमलव में आता है। तो पहले अगर आप देखेंगे टोटल फर्टिलिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो रेट है 2.1% है। इसका मतलब क्या है, अगर 2.1% जो TFR हो जाता है तो उस स्तर के बाद भारत की जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी और जो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे बात कर रही है। अब हाल में क्या हुआ है, हाल में अगर आप देखेंगे एक डाटा आया SRS का। SRS का जो डाटा है वो कहता है कि जो भारत में जो प्रजनन दर है 2.0 हो गई है, अर्थात जो रिप्लेसमेंट रेट है, प्रतिस्थापन दर है, उससे भी कम हो गई है, कम हो गई है। अब ये जो आंकड़ा भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया 2021 के अनुसार, अब बजट 2024 के दौरान इसकी समीक्षा भी की गई। 2018 में जो TFR था देखेंगे 2.2% था और 2021 में 2% हो गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आयु वर्ग में गिरावट देखने को मिली है और सबसे उच्च TFR देखें, TFR अगर देखें सबसे ज़्यादा अगर देखें कहाँ है, बिहार में है 2.9 है। फिर आप देखें सबसे कम अगर देखें सबसे कम कहाँ है, वेस्ट बंगाल में 2.4, वेस्ट बंगाल में। तो ये बेसिकली रजिस्ट्रार जनरल का डाटा यहाँ पर कहता है। उच्च TFR वाले राज्य उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ये सब भी यहाँ पे बात होती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स है उसके बारे में देखें, जैसे क्या होता है MMR के बारे में आपने सुना होगा, IMR के बारे में आपने सुना होगा। MMR क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यह वह संख्या होती है जो 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु को दर्शाती है कि 1 लाख जब बच्चे जन्म लिए तो इनमें कितनी माताओं की मृत्यु हुई है। ये कभी अगर आप देखें 146 के आसपास हुआ करती थी, हालांकि कमी आई 130 के आसपास अब हो चुकी है। तो ये बात करती है मातृ मृत्यु दर की। और वर्तमान में अगर आप बात करें तो 97 है टोटल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 97 है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर IMR के बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि प्रजनन के दौरान जिन बच्चों की मृत्यु होती है उसका जो आंकड़ा है IMR के दौरान दर्शाता है। तो यहाँ पे IMR के बारे में हमने ये सारी चीज़ समझी। फिर अगले आर्टिकल में आएंगे और बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल हानिकारक सामग्री उत्पन्न करने के प्रति संवेदनशील है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अब अगर हम बात करें AI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे समझते हैं कि आज के आर्टिकल के बारे में। AI क्या है? AI बेसिकली एक अगर आप देखें मशीनों में मानव बुद्धि का प्रवेश है, एक तरह से देखें तो, जिससे वो मनुष्यों की तरह सोचे, मनुष्यों की तरह सीखे और मनुष्यों की तरह निर्णय निर्माण करे। ये बेसिकली पर्पज है क्या, AI का। अब AI का जो डेवलपमेंट है वो आज की शुरुआत तो है नहीं, वो लगभग 1950 के दौरान ही शुरू किया गया था। 1950 के दौरान देखें ट्यूरिंग टेस्ट का अगर देखें प्रस्ताव आया था, ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव आया, फिर 1955 में आप देखेंगे 56 में डार्क माउथ कॉन्फ्रेंस में AI को मान्यता दी गई। फिर 1960 में एलिजा चैटबॉट आया। 1960 में अगर आप देखेंगे एलिजा चैटबॉट आया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 1996 आप देखेंगे डीप ब्लू, एक शतरंज खेलने वाला प्रोग्राम की शुरुआत होती है डीप ब्लू।
फिर आप देखें 2012 में डीप लर्निंग ब्रेक थ्रू इन इमेज रिकॉग्निशन की शुरुआत होती है। फिर 2014 में आप देखेंगे जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क जीएन की शुरुआत होती है। फिर 2000 में आप देखेंगे GPT-3। फिर 2022 में चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। 2022 में। इस तरह से अगर आप देखेंगे एआई का विकास क्रम यहाँ पे दिखाई देता है। अगर हम बात करें इनके अनुप्रयोग की बात करें या उपयोग की बात करें तो आपको पता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फिर वित्त के क्षेत्र में जो एल्गोरिदम ट्रेडिंग है, परिवहन के क्षेत्र में ऑटोनोमस व्हीकल है, विपणन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक जगह बेसिकली अगर आप देखें एआई के अनुप्रयोग दिखाई देते हैं। और इस संबंधी चिंताएं भी दिखाई देती हैं, चाहे डीप फेक हो, गलत सूचना का धारण हो, एल्गोरिदम बायसनेस हो, ऑटोमेशन, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो, यहाँ पर ये चैलेंज दिखाई देता है। साथ ही भारत सरकार ने रेगुलेशन भी लाए हैं, जैसे अगर आप देखेंगे GPAI के बारे में आपने सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक भागीदारी की बात होती है। फिर ब्लेचली डिक्लेरेशन भी है किससे संबंध में, एआई के संबंध में, ब्लेचली घोषणा पत्र। और G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन भी इस संबंध में दिखाई देता है। भारत में भी अगर आप देखें एआई पर जैसे नीति आयोग का जो स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है वह कार्य यहाँ पे करता है, और इरावत जैसे मिशन भी यहाँ पे कार्यरत है। ये तो बात हो गई एआई के बारे में। अब अगला हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो आर्टिकल है क्या कहना चाहता है। हाल ही में अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, अभी गिव मी अ सेकंड, हाल ही में देखेंगे तो क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जैसे विशेषकर जिनमें लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स हैं, ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो मानव जैसे व्यवहार को सिखाते हैं। तो क्या क्या करते हैं, ये LLM के बारे में आपने सुना होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं और ये भाषा व्यवहार को सिखाते हैं। अब इनकी संवेदनशीलता अगर आप देखें तब सामने आती है जब हानिकारक, पूर्वाग्रह, अवांछनीय सामग्री उत्पन्न करने लगते हैं। एआई डेवलपमेंट फेज में भी ऐसे खतरे होते हैं कि वो क्या है, किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाए, किसी ऐसी बायसनेस से ग्रस्त हो जाए। ये समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। जो हाल में अगर आप देखेंगे इन सिफर एआई रेड टीम स्टडी 2024 में सामने आई है। इसके अनुसार जो मिस्टल 8x7 जैसे LLM मॉडल ने 8% मामले में हानिकारक सामग्री उत्पन्न की। साथ ही जो GPT 3.0 के बारे में भी आया, क्लाउड 3 और सोनेट की तुलना में अगर आप देखेंगे 2 से 3 गुना अधिक असुरक्षित आउटपुट देने की संभावना हो, जो कहीं न कहीं जैविक खतरे या नस्लीय घृणा या शोषण संबंधी मामलों पे अगर आप देखेंगे चिंता जताते हैं। अब सिपाही से अगर आप देखें तो इसके बारे में बात होती है कि बहुस्तरीय सुरक्षा ज्ञान होना चाहिए, वास्तविक रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग होनी चाहिए, साथ ही पूर्वाग्रह जो मूल्यांकन है, फीडबैक लूप्स, उसको भी चैलेंज देखने की यहाँ पे आवश्यकता है। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे नियम व नियामकीय ढांचे का अभाव। भारत सहित कई ऐसे देश हैं जहाँ पर एआई संबंधी विनियमन का अभाव है। फिर प्रौद्योगिकी गति अगर आप देखें, LLM की तेज प्रगति के कारण जोखिमों की पहचान, समाधान में देरी हो जाती है। फिर वैश्विक मानकों का भी यहाँ पे अभाव दिखाई देता है। इस संबंध में राष्ट्रीय कानून का निर्माण यहाँ पे धीमा पड़ जाता है। वे फॉरवर्ड इससे संबंध में दिखाई देते हैं कि एआई सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। फिर नैतिक रूपरेखा की स्थापना की जानी चाहिए एआई संबंध में रूपरेखा। फिर जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाने की आवश्यकता है। पारदर्शिता, जवाबदेहिता को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता, साथ ही सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संबंध में ये आर्टिकल बेसिकली कहना चाहता था। अब अगला आर्टिकल बात करेंगे भारत पाकिस्तान संबंधी मुद्दे के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करूँ डेवलपमेंट के बारे में। आपको पता है कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मिसाइल के थ्रू आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया, जैसे मोहम्मद के जो ठिकाने थे उनको टारगेट बना के अटैक किया। उसके बाद पाकिस्तान सेना ने रिटेलिएट करते हुए भारतीय सैन्य अड्डों पर हमले शुरू किए, जिसके जवाब में भारत ने पुनः जो पाकिस्तानी सैन्य अड्डे हैं उस पर यहाँ पे एक्शन लिया, जिनमें थल सेना, वायुसेना और जो नौसेना है इसका बेहतर समन्वय यहाँ पर देखने को मिला। और इस संबंध में भारत ने बहुत सारे मिलिट्री ठिकानों को, बहुत सारे सैन्य ठिकानों को न्यूट्रलाइज किया, जिससे भारत में जो खतरे हैं उसको कम किया जा सके। तो इस संबंध में यहाँ पर आर्टिकल 2 तरह से। एक तो पहला आर्टिकल अगर आप देखें, जो पहला आर्टिकल आया तो उसमें बात करता है कि जो पाकिस्तान की जो आर्थिक निर्भरता है उसके बारे में बात करता है। दूसरा आर्टिकल बात करता है तो पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अगर आप देखें, इसके अलावा जो उसकी आर्थिक स्थिति नहीं खराब है कि IMF से अगर आप देखें पेमेंट क्राइसिस का भी लोन पाकिस्तान ने कई बार दे चुका है, और अभी भी हाल में पाकिस्तान ने यहाँ पर लोन लिया। साथ ही अगर आप देखेंगे कि अभी युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता से इसको सुविधाजनक बनाया था और उन्होंने ट्वीट किया था कि युद्ध विराम हो गया। लेकिन जब देखेंगे तुरंत ही अगर आप देखें 1-2 घंटे बाद ही युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया गया। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में जो सुशासन व्यवस्था है उसमें एक लगाम ना होने का सतीक यहाँ पे देती हैं कि आर्मी वहाँ पे अलग
तरह से कार्य करती है, भारतीय और जो वहाँ पे सरकार है वहाँ पे अलग तरह से कार्य करती है, संबंधी पूरा आर्टिकल आता है जो बेसिकली भारत जो पाकिस्तान के बीच संबंध उसमें आतंकवाद के एजेंडा को दृष्टिकोण को बताता है। अब अगर बात करें आतंकवाद की बात करें, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की समस्या पाकिस्तान से देखने को मिलती है और भारत को अन्य समस्या नहीं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग को भी बढ़ावा देता है आगे चल के, तो ये सारी समस्या देखने को मिलती है। आतंकवाद के बारे में बात करें तो आतंकवाद के बारे में, आतंकवाद क्या है बेसिकली, अगर देखिए राजनीतिक उद्देश्य से प्राप्त हेतु नागरिकों के विरुद्ध हिंसा या डर का गैर कानूनी प्रयोग है। भारत पाकिस्तान का जो इतिहास अगर आप देखेंगे ऐसा रहा है 1947 से आप देखेंगे 2025 तक। इस दौरान आपने देखा होगा 1947-48 में जम्मू कश्मीर संबंधी मामला में युद्ध होता है। फिर आपने देखा कि 1965 मामला आता है, 1965 का समय आता है। 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है और भारत इसमें विजयी होता है और उसके बाद यहाँ पर ताशकंद समझौता होता है, ताशकंद समझौता। फिर उसके बाद 1971 का मामला आता है। 1971 में आप देखेंगे बांग्लादेश अलग होता है और यहाँ पर शिमला समझौते के तहत भारतीय पाकिस्तान को उसकी सेना को सुपुर्द किया, 90,000 भारत ने सैन्य बंदी बनाया और पाकिस्तान को सौंप दिया। उसके बाद परमाणु परीक्षण भारत करता है चीन से असुरक्षा की वजह से, फिर पाकिस्तान भी यहाँ पर परमाणु परीक्षण करता है। फिर सन 2000 के आसपास कारगिल में तनाव होता है और ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारत यहाँ पे कारगिल में विजय प्राप्त करता है। बाद में आप देखेंगे फिर सन 2001 के बाद पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है उसमें बदलाव आया और उन्होंने गुरिल्ला जो टैक्टिक्स निगेटिवली यूज करना शुरू कर दिया और बेसिकली कर रहा था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल करना इसने शुरू किया। और उसके बाद आप देखें 2001 में जम्मू कश्मीर में तो बम अटैक हुए ही, साथ ही साथ पार्लियामेंट में अटैक हुए। उसके बाद मुंबई अटैक सन 2008 में हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ। और इस तरह से अगर आप देखें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ने भारत में आंतरिक अशांति जैसी समस्या यहाँ पर खड़ी कर दी, जिस संदर्भ में जो पहलगाम जो मामला जिसमें 26 सिविलियन मारे गए और खासतौर पर धर्म पूछ कर मारे गए, तो इससे बाद भारत ने यहाँ पर एक्शन लेना यहाँ पर शुरू किया। हालांकि अन्य भी भारत ने कई बार सबूत सौंपे, कई बार भारत ने कागजी कार्रवाई की, औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन ये समस्या लगातार देखने को मिली। अब इससे क्या सबसे बड़ा चैलेंज निकल के सामने आता है, इससे सबसे बड़ा चैलेंज सामने निकल के आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरा यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से होता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत के आंतरिक बाह्य सुरक्षा को खतरा है। फिर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा, दक्षिण जो एशिया है उसके विकास में अगर आप देखेंगे सार्क बिम्स्टेक जैसे संगठनों का योगदान है। अब पाकिस्तान को यहाँ पर शामिल किया गया, बिम्स्टेक में तो नहीं लेकिन सार्क में है, तो जो दक्षिण एशिया का विकास है कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, आर्थिक प्रगति अवरुद्ध होता है और वैश्विक छवि कहीं ना कहीं खराब होती है। वर्तमान में जिस तरह से घटना है उसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कहीं ना कहीं 370 को जो भारत ने हटाया उसके संबंध में भी रिटेलिएशन एक दिखता है। FATF को एक प्रेशर हमने यहाँ पे रखा है जिससे जो टेरर फंडिंग उसको कम किया जा सके। ये सारी चैलेंजेस बेसिकली दिखाई देते हैं। बात करें यहाँ पर वे फॉरवर्ड की, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे भारत पाकिस्तान को यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन, स्थायी समाधान की आवश्यकता है। बिना स्थायी समाधान के आप देखें कोई भी यहाँ पे मामला नहीं निपटाया जा सकता। हालांकि बहुत सारे देशों में ऐसे स्थायी समाधान हुए हैं। पहले रूस व चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे सीमा संबंधी, लेकिन बाद में चाइना ने अपने सारे विवाद रूस से टैकल कर लिया और बाद में विवाद सारे खत्म हो गए। तो इस तरह से अगर आप देखें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाने की आवश्यकता है जिनसे क्या किया जा सके, परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पे उठाया जा सके। अगला आर्टिकल भी बेसिकली इसी संबंधित है। भारत IMF को पाकिस्तान से लोन की मंजूरी मिली, उस संबंध में ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि जो पाकिस्तान की इतनी खराब हालत है यहाँ पे लोन लेने पर मजबूर है। अब इसके बारे में अगर हम देखें थोड़ा सा भी बात आ रही है कि भारत का जो पाकिस्तान कर्जा अगर आप देखें, विदेशी कर्ज 7.3 लाख करोड़ डॉलर के आसपास है, घरेलू कर्ज 14 लाख डॉलर के आसपास है और कुल 21 लाख करोड़ डॉलर पाकिस्तान कर्जे में है। तो ये सारा बात है और IMF ने पाकिस्तान को $3 बिलियन अगर आप बात करें 3 बिलियन डॉलर ऋण पैकेज की अंतिम किस्त को मंजूरी दी है और ये कब हुई 29 अप्रैल 2015 को 1.1 बिलियन जारी किए गए थे। उसके बाद अभी अंतिम किस्त यहाँ पे जारी की गई और यह जो ऋण कार्यक्रम है IMF की स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत है। IMF का स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत यहाँ पे ये ऋण कार्यक्रम यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे पाकिस्तान को अपनी संबंधित सुविधा दी गई है। अब अगर हम बात करें स्टैंड जो EEF है उन देशों की मदद करता है जिनमें अवसंरचना असंतुलन होता है और गंभीर भुगतान समस्याएं होती है। तो यहाँ पे लोन की जो कैटेगरी है देखिए आप, भुगतान संतुलन जैसी समस्या पाकिस्तान में खड़ी है, लेकिन फिर भी आतंकवाद है कि यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि ये कितना घातक है खासतौर पर दक्षिण एशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो आगे चल के उन्हीं को नष्ट कर देगा। ऐसी समस्या यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आज के फिलहाल आर्टिकल में इतना ही है। आप सभी का धन्यवाद।